वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है और इसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स और ये कंटिन्यूड है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स का। इसके अंदर सबसे पहले है हमारे सामने कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है? इसमें कॉस्ट और बेनिफिट का एनालिसिस किया जाता है कि जो कॉस्ट लगाई है क्या बेनिफिट उससे ज़्यादा है या बेनिफिट उससे कम है, तो उसका पूरा का पूरा एनालिसिस किया जाता है। और इसमें सबसे पहले है हमारे सामने रैशनल चॉइस। रैशनल चॉइस क्या होती है? ये एक चॉइस होती है जो बेस्ड होती है प्योर रीज़न के ऊपर और विदाउट स्कम्बिंग टू वंस इमोशन और विम्स, यानी कि किसी के इमोशन या ख्वाहिशात को ख़राब किए बगैर ये चॉइस ली जाती है। प्योर रीज़न के ऊपर बेस्ड होती है, रैशनली तौर पे ली जाती है ये चॉइस, लॉजिकली तौर पे चॉइस जो है वो ली जाती है। ऑप्टिमम का क्या मतलब है? ऑप्टिमम का मतलब है प्रोड्यूस द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स आल्सो ऑप्टिमल। इसका मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा जितना मुमकिन हो सके उतने ज़्यादा बेहतर रिजल्ट लाए जाए, जिसको हम ऑप्टिमल भी कहते हैं। तो ये है ऑप्टिमम। इक्विटी इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी का मतलब है इकोनॉमिक्स के अंदर ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हर चीज़ को फेयरली या इक्वली यानी बराबर ट्रीट किया जा रहा है, फेयरली या इक्वली, तो उसको हम इक्विटी कहते हैं। इक्विटी का मतलब ये है इक्वली यानी कि बराबरी देना। तो बराबरी ट्रीट करना, किसी भी चीज़ को फेयरली ट्रीट करना, अनफेयर ना होना, किसी के भी साथ बाइस ना होना, उसको हम कहते हैं इक्विटी इन इकोनॉमिक्स। और नेपोटिज्म का क्या मतलब है? नेपोटिज्म का मतलब है अनफेयर फेवर फॉर नियर वंस व्हेन इन पावर। देखें, इक्विटी के अंदर तो बराबरी दी जाती है, लेकिन यहाँ नेपोटिज्म के अंदर बिल्कुल भी बराबरी नहीं दी जाती। यहाँ अनफेयर फेवर्स दिए जाते हैं। एक तो होता है फेवर देना, किसी ने कोई अच्छा काम किया तो उसको फेवर दिया जा रहा है, लेकिन अनफेयर फेवर्स जिसका वो हकदारी नहीं है उसको वो चीज़ दे दी जाए, क्योंकि इस वजह से दी जाए कि आपके पास पावर है, वो आपके करीब है, वो आपका करीबी कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, तो आपने उसको फेवर दे दिया। तो इस चीज़ को हम कहते हैं नेपोटिज्म। और रैशनल चॉइस क्या है? रैशनल चॉइस तो ये आ चुकी है ऊपर भी कि इसका मतलब है जो बेस्ड होती है प्योर रीज़न के ऊपर और इमोशन और इसमें विम्स शामिल नहीं होती। अब बार्टर ट्रेड का क्या मतलब होता है? बार्टर ट्रेड का मतलब ये ट्रेड ही होती है, यानी कि तिजारत जिसको कहते हैं खरीदो फरोख्त, लेकिन ये नॉन मॉनेटरी सिस्टम ऑफ ट्रेड। नॉन मॉनेटरी का मतलब जिसमें पैसा शामिल नहीं है, सामान के बदले सामान को एक्सचेंज करना बार्टर ट्रेड कहलाता है। और पहले के दौर में जब पैसा ईजाद नहीं हुआ था, कई हज़ार साल पहले, तब जो है वो बार्टर ट्रेडिंग होती थी। अब है हमारे पास हाउ कंज्यूमर डिसाइड्स अबाउट ऑप्टिमल चॉइस। ऑप्टिमल चॉइस के बारे में कंज्यूमर किस तरह डिसाइड करेगा कि कौन सी चॉइस ऑप्टिमल है। ये मैंने आपको बताया था ना, ऑप्टिमम का यानी कि बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट, उसको बेस्ट पॉसिबल चॉइस कैसे लेगा। तो अब उसके लिए वो कंज्यूमर क्या करेगा? वो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करेगा। कॉस्ट और बेनिफिट यानी कि कॉस्ट कम है और बेनिफिट ज़्यादा है, तो वही चॉइस वो करेगा। तो अब देखते हैं इसकी एग्जाम्पल। सपोज करें दो जॉब मिलती है, एक शख्स है, उसको दो जॉब मिल रही है। जॉब ए है लाहौर में और जॉब बी है गुजरांवाला में। दोनों की सैलरीज जो है वो कुछ इस तरह से है कि जॉब जो लाहौर वाली है उसके अंदर तो 15,000 सैलरी है और गुजरांवाला में 20,000। अब देखने में तो गुजरांवाला की सैलरी काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लाहौर वाली जॉब की। लेकिन अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की, तो लाहौर वाली जॉब में तो सिर्फ 1,000 कॉस्ट आ रही है ट्रांसपोर्टेशन, जबकि गुजरांवाले में जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है ऑलमोस्ट 7,000। तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि नेट बेनिफिट निकाला जाएगा। नेट बेनिफिट का मतलब है बेनिफिट माइनस कॉस्ट। जो बेनिफिट्स हैं उसमें से कॉस्ट को निकाल देंगे, यानी बेनिफिट का मतलब है सैलरी, सैलरी में से निकाल दिया कॉस्ट को। जब सैलरी में से कॉस्ट को निकाला तो बचे यहाँ 14,000 लाहौर वाली जॉब में, और गुजरांवाला में बचे सिर्फ में बचे 13,000। तो नेट बेनिफिट के हिसाब से गुजरांवाला की जॉब जो है वो बेटर नहीं है, लाहौर की जॉब बेटर है, जबकि दिखने में लग रहा था कि सैलरी के हिसाब से लाहौर की जॉब ज़्यादा बेटर नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में नेट बेनिफिट ज़्यादा है जॉब ए का, तो फिर रैशनल चॉइस यही है कि जॉब ए को सिलेक्ट किया जाए, सैलरी ना देखी जाए बल्कि और एक्सपेंसेस भी देखे जाए, कॉस्ट भी देखी जाए। तो ये कहलाएगी रैशनल चॉइस। सिर्फ ये नहीं देखा गया कि सैलरी ज़्यादा है तो वो जॉब कर ली जाए, बल्कि कॉस्ट को भी देखा गया कि अखराजात किसके ज़्यादा हैं। अच्छा, अब यही चीज़ प्रोड्यूसर भी डिसाइड करता है कि प्रोड्यूसर किस तरह ऑप्टिमल चॉइस करेगा, किस तरह से वो बेटर पॉसिबल डिसीजन ले सके। तो इसकी मिसाल कुछ इस तरह से दी गई है कि अगर कोई फर्म जो है वो ये सोचती है कि वो नई प्रोडक्शन करे जो है लाइन ऑफ कार की, तो क्या उसका ये करना अच्छा होगा या नहीं होगा। तो रैशनल डिसीजन इन्वॉल्व होता है कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द कार प्रोडक्शन।
इसके लिए भी कॉस्ट और बेनिफिट देखना पड़ेगा कार प्रोडक्शन के लिए। तो कॉस्ट का क्या मतलब होगा, विल बी द एडिशनल लेबर एम्प्लॉयड। कॉस्ट का मतलब होगा जो, अब जाहिर बात है ज़्यादा कार प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा पार्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी और ज़्यादा कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी जिनको ख़रीदा जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें कॉस्ट में आ जाएंगी। और फिर जो बेनिफिट मिलेंगे ज़्यादा कार प्रोड्यूस करने से वो क्या होंगे, एडिशनल रेवेन्यू, यानी कि इनकम जो होगी कार बेचने से जो मिल रहा है वो बेनिफिट्स में आ जाएगा। एडिशनल रेवेन्यू द फर्म विल गेट बाय शेयरिंग द एडिशनल नंबर ऑफ कार, जो ज़्यादा कार बन रही है उनसे जो उसको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो इट विल बी प्रॉफिटेबल टू इन्वेस्ट इफ द रेवेन्यू इज ग्रेटर देन द कॉस्ट, यानी कि अब जब ज़्यादा कार बनना शुरू हुई, जो खर्चा आया ज़्यादा कार बनने में, अगर वो खर्चा कम है और जो बेनिफिट्स मिल रहा है, जो एडिशनल रेवेन्यू मिल रहा है वो ज़्यादा मिल रहा है अगर कंपनी को, तो फिर ऐसे सिचुएशन में कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होगा कि वो इन्वेस्ट करे ज़्यादा कार प्रोड्यूस करने में। अगर ज़्यादा कार प्रोड्यूस करने से उसको बेनिफिट्स कम मिलने, कॉस्ट उसकी ज़्यादा लग रही है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में वो ऑप्टिमल चॉइस नहीं होगी वहाँ इन्वेस्ट करना। अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है द कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर चॉइस इज द सेटिस्फेक्शन दैट वुड हैव बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन, यानी कि ये वो सेटिस्फेक्शन होती है दैट वुड हैव बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन, यानी किसी एक काम को करना दूसरे काम को छोड़कर। तो जो दूसरा काम छोड़ा है उसका जो बेनिफिट लूज़ किया है, जो उससे बेनिफिट हो सकता था, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस लेक्चर को सुन रहे हैं, अब इस लेक्चर की जगह आप कोई और वीडियो भी देख सकते थे, कुछ भी वीडियो देख सकते थे, आप उसमें टाइम स्पेंड कर सकते थे। तो आपने उस चीज़ को छोड़ा और इसको देखा, तो आपने ये कॉस्ट लगा, ये आपकी कॉस्ट है, आपकी कॉस्ट आई। इस वीडियो को देखने की कॉस्ट ही ये है कि आपने दूसरी वीडियो को छोड़ा, दूसरी वीडियो को देखना आपने छोड़ा, या अगर आप कोई और काम भी कर सकते थे, आप कोई गेम खेल सकते थे, तो उन सब चीज़ों को छोड़ना ही इस वीडियो को देखा आपने, तो ये एक कॉस्ट आई है। आपने कोई पैसे तो पे नहीं किए, लेकिन एक काम को छोड़ के दूसरे काम को करना, उसको ही हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। कि एक काम को छोड़ने की जो कॉस्ट आई है दूसरे काम को करने के लिए, उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब पैसा नहीं है, लेकिन ये यही है कि एक काम का जो बेनिफिट्स है उसको छोड़ के दूसरा काम किया जा रहा है, उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह रहे हैं। क्योंकि कोई दूसरा काम होता, उसका भी बेनिफिट कोई होता कुछ ना कुछ, तो उस काम को छोड़ दिया, तो उसका बेनिफिट को छोड़ने का की कॉस्ट आई, तो वो उस कॉस्ट के ऊपर देखा जा रहा है, इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। इसी तरह कंपनीज भी जब प्रोडक्शन करती है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने लैपटॉप प्रोड्यूस किए फ़ोन की प्रोडक्शन को छोड़ के, एक कंपनी के पास दो चॉइस थी, उसने फ़ोन की प्रोडक्शन करे या लैपटॉप की, तो उसने फ़ोन की प्रोडक्शन को छोड़ के लैपटॉप की प्रोडक्शन कर दी। तो जो फ़ोन की प्रोडक्शन उसने छोड़ी लैपटॉप की प्रोडक्शन करने के लिए, तो ये उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि उसने लैपटॉप की प्रोडक्शन की फ़ोन की प्रोडक्शन की को छोड़कर, तो इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट क्या होते हैं? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है इंक्रीमेंट टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ सम गुड और सर्विसेज, यानी इंक्रीमेंट लगना, यानी कि इजाफा होना, जो टोटल कॉस्ट है उसके अंदर इजाफा हो जाना एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए किसी भी गुड्स के। यानी फॉर एग्जांपल कार की मिसाल दे रहा हूँ, एक कंपनी बना रही थी 10 यूनिट कार के, 10 यूनिट्स बन रहे थे वहाँ। 10 यूनिट बनने के लिए सपोज़ 1 मिलियन कॉस्ट आ रही थी। अब 1 मिलियन जो कॉस्ट आ रही थी, 11वां यूनिट बन रहा है, 11वां यूनिट बनने के लिए 1.1 मिलियन कॉस्ट आ रही है। अब जो 0.1 मिलियन नई कॉस्ट आ रही है उसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहेंगे, यानी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट अब शामिल हो गई एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए, किसी भी चीज़ की एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी उसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। अब इसी तरह मार्जिनल बेनिफिट क्या है? is the increment of total benefit derived from consuming an additional unit or of goods or service। ये भी वही है, यानी एडिशनल बेनिफिट क्या हुआ? अब जो कार बन रही है, जो एडिशनल यूनिट बन रहा है, अब उससे एडिशनल जो फ़ायदा हो रहा है कंपनी को, उसको मार्जिनल बेनिफिट कहते हैं। उस टोटल बेनिफिट के अंदर जो एडिशनल बेनिफिट का इजाफा हुआ, नई कार बनने से, नई यूनिट बनने से 10 बन रही थी, उनका बेनिफिट हो रहा था। जो 11वां यूनिट बना उससे जो इजाफी बेनिफिट होना शुरू हुआ उसको मार्जिनल कहेंगे। तो मार्जिनल का मतलब ही होता है इजाफी, किसी चीज़ के अंदर इजाफी होना, उसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहेंगे। अगर कॉस्ट हो रही है और बेनिफिट हो रहा है तो मार्जिनल बेनिफिट होगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक कर्व होता है जो ज्वाइन करता है ऑल पॉइंट
ऑल द पॉइंट शोइंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस विच अ कंट्री कैन प्रोड्यूस। ये वो कर्व है जो जिसका नाम तमाम उन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं जो शो करते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस एक कंट्री कैन प्रोड्यूस। जो मैक्सिमम अमाउंट एक कंट्री प्रोड्यूस कर सकती है, जितने भी उसको लिमिटेड रिसोर्सेज मिले हैं और टेक्नोलॉजी मिले हैं, उसके साथ वो जितना मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकता है उसको हम पॉइंट्स बनाते जाते हैं और उनको हम एक कर्व की शक्ल दे जाते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैं आपको कर्व दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मैक्सिमम अमाउंट है जो एक कंट्री प्रोड्यूस कर सकता है। ये कर्व इन्हीं पॉइंट्स को शो कर रहा है जो एक कंट्री प्रोड्यूस कर सकता है। इससे बाहर अगर हम देखें तो ये इम्पॉसिबल पॉइंट है, ये बी जो है, और ये ए जो है वो पॉइंट है जो मैक्सिमम से कम है। अब यहाँ टेबल के अंदर एग्जांपल समझते हैं। जैसे रिसोर्सेज जो मौजूद हैं किसी इकोनॉमी के अंदर, उसके मुताबिक दो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट दी हुई हैं कि दो चीज़ें प्रोड्यूस हो सकती हैं, या तो राइस प्रोड्यूस कर लें या कॉटन प्रोड्यूस कर लें। अब अगर हम ए सेट देखें तो अगर किसी कंट्री में या किसी कंपनी के अंदर अगर राइस 0 प्रोड्यूस हो रहा है तो कॉटन के 10 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन अगर राइस का 1 यूनिट प्रोड्यूस किया तो फिर कॉटन का 1 यूनिट कम हो गया और कॉटन के 9 यूनिट प्रोड्यूस हो गए। इसी वजह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आई एडिशनल यूनिट की वो 1 आई, यानी कि 1 यूनिट कम करना पड़ गया कॉटन का जब राइस का यूनिट प्रोड्यूस किया उस वजह से। इसी तरह से सी सेट के अंदर राइस के 2 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं और कॉटन के 7 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब इस बार क्या हुआ, कॉटन के 2 यूनिट कम करना पड़ गए राइस के 1 यूनिट और ज़्यादा करने के लिए। इसी सिचुएशन में जो कॉस्ट आई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एडिशनल यूनिट की वो आई 2। अब इसी तरह यहाँ पर है राइस का 3रा यूनिट भी प्रोड्यूस किया जा रहा है, 1 और यूनिट में इजाफा हो गया राइस का, और कॉटन के अब जो है वो 7 से 4 यूनिट हो गए, यानी कि 3 यूनिट में कमी आ गई। तो फिर 3 यूनिट की जो कॉस्ट हो गई वो हो गई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एडिशनल यूनिट 3 यूनिट हो गए। अब इसी तरह अब आगे चल के राइस का 1 और यूनिट अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो फिर कॉटन जो है वो 0 हो गई, और अब जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है एडिशनल यूनिट की वो है 4। तो टेबल्स जो है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो कर रहा है सॉरी कि एक चीज़ जब ज़्यादा प्रोड्यूस की जा रही है तो दूसरी चीज़ में कमी आ रही है, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर रिसोर्सेज को बताया जाता है कि वो स्केर्स होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो कोई भी कंट्री या कंपनी जो है वो एक चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस करती है तो दूसरी चीज़ के अंदर कमी आती चली जाती है, और यही चीज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के थ्रू हम बताते हैं और ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के थ्रू शो किया जाता है। अच्छा, आप कर्व और उसका रिलेशनशिप मैक्रो इकोनॉमिक्स के हवाले से देखते हैं। ये बात भी मैंने आपको पहले भी बताई थी कि पॉइंट्स इन द पीपीएफ आर इनएफिशिएंट। जो पीपीएफ के अंदर जो पॉइंट्स है ये पॉइंट इनएफिशिएंट है और ये इम्पॉसिबल पॉइंट है। ये वो पॉइंट है जो मैक्सिमम पॉइंट है, यानी इतना ही प्रोड्यूस हो सकता है, इतनी ही चीज़ें प्रोड्यूस हो सकती है मैक्सिमम। ए पे अगर कोई ए का मतलब है यानी कि रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा प्रॉपर तरीके से। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की एग्जांपल देखें तो 2 चीज़ें अगर हम प्रोड्यूस करते हैं कोई भी, तो अगर यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है ए पॉइंट पे तो इसका मतलब है कि रिसोर्सेज को सही तरह यूज़ नहीं किया जा रहा है। एम्प्लॉयज़ जो हैं कई सारे अनएम्प्लॉयड होंगे, मशीनरी सही तरह यूज़ नहीं की जा रही होंगी, इसी तरह से कई सारे और दूसरे रिसोर्सेज होंगे जिनको यूज़ नहीं किया जा रहा होगा। लेकिन अगर सारे रिसोर्सेज को यूज़ किया जाए तो ये चीज़ें प्रोड्यूस की जा सकती हैं, और जो बी वाला पॉइंट है वो अचीव नहीं हो सकता। लेकिन अगर एक तरीके से बी वाला पॉइंट तक पहुंचा जा सकता है, और वो क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट क्या है कि इंक्रीज इन द टोटल अमाउंट ऑफ अ कंट्री ओवर टाइम, यानी कि जो टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट है, आउटपुट का मतलब जो चीज़ें प्रोडक्शन हो रही हैं, जो चीज़ें बन रही हैं कंट्री में, किसी भी कंट्री में, उनमें इजाफा हो जाए। और जो ये इकोनॉमिक ग्रोथ होता है वो लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन होता है ऑफ अ इकोनॉमी एबिलिटी टू प्रोड्यूस आउटपुट, यानी कि लंबे अरसे के लिए कंट्री जो है वो ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर सकती है, ज़्यादा चीज़ें बना सकती है। जब जीडीपी बढ़ता है किसी कंट्री का, उसका मतलब होता है कि कंट्री की इकोनॉमी जो है वो ग्रो हो रही है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज जो चीज़ें बन रही हैं उनमें इजाफा हो रहा है, तो उसका मतलब है कि कंट्री की इकोनॉमी ग्रो हो रही है। और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो पॉसिबल तभी हो सकती है जब क्वांटिटी या क्वालिटी जो है वो बढ़ाई जाए इकोनॉमिक रिसोर्सेज की। जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, जो कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, आपने पढ़ा होगा कि इनको कहा जाता है
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ होने का मतलब ये कि चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगी, क्योंकि ये वो फैक्टर्स होते हैं जो प्रोडक्शन को पॉसिबल करते हैं, इसीलिए इनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। तो जो ये इम्पॉसिबल पॉइंट है बी का, जब ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस होंगी तो इस पॉइंट को भी अचीव किया जा सकेगा और फिर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस होंगी। तो ये था लेसन नंबर 2 ECO 401 इकोनॉमिक्स की सीरीज़ का। अगर कोई कन्फ्यूजन है आपको, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।